हमें बुरा नहीं लगेगा। वो डाइपोल स्टडी किया था। बस एक टॉपिक अपना बाकी है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा अपना खत्म हो जाएगा। टॉपिक लिख लो। कंडक्टर क्या वो पढ़ना है? कंडक्टर देखो, कंडक्टर जो है एक जनरल वर्ड है फिजिक्स में। अगर देखिए, अगर मैं सपोज ये एक एग्जांपल लूँ, अपने कुकिंग वेसल्स जो आते हैं, मान लो एक पैन, कुकिंग पैन है, वो ले लिया, ठीक है। तो जो पैन होता है जिसमें हम फूड कुक करते हैं, वो क्या मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम या उसका बना होता है। और जो हैंडल होता है वो किसका, प्लास्टिक का, वुड का, उसका किसका बना होता है, ठीक है, रबर का बना होता है। ओके, रीजन क्या है, मेटल का क्यों बना है? क्योंकि उसमें हीट अच्छी तरह फैलती है, पास होती है। वुड में इतनी अच्छी तरह पास नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर। तो क्या कहना चाहिए, सही तरीके से हमको क्या कहना चाहिए, इट इज अ गुड थर्मल कंडक्टर, की हीट अच्छी तरह पकड़ सकता है। वुड इज अ बैड कंडक्टर, बैड थर्मल कंडक्टर। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सपोज एक मेटल है, ठीक है, ये वायर्स और वो सब जो देख रहे हो, वायर्स तो क्या ना मेटल के ही बने होते हैं, कॉपर, जिंक, उसके बने होते हैं जो वायर्स होते हैं। क्यों उसके ही बने होते हैं? क्योंकि उसमें करंट जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो एकदम इजीली होता है। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, वो हमें स्टडी करना होता है। कंडक्टर जनरली क्या बोल सकते हो, मेटल। जैसे एक ये मेटल है, तो मेटल में ना फ्लो, चार्ज का फ्लो अच्छी तरह होता है। क्यों फ्लो होता है, उसका रीजन ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सपोज तो एक मेटल ले, मान लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, बाद में क्या होता है 2p6 vs2, और क्या होगा 3p1, है ना, ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये जो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, मतलब उधर के उधर ही रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मतलब क्या, थोड़ी भी एनर्जी दे दो ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन है, ये पी शेल है,
तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना फ्री हो जाएगा। सपोज ऐसे ये एटम है, ठीक है, ये एटम ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा मतलब क्या, बाहर नहीं चला जाएगा, ये इधर ही आसपास कहीं पे घूमता रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल या कंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, प्लास्टिक बोर्ड सब में होते हैं, ठीक है, पर क्या होने चाहिए अपने पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो करंट फ्लो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो करंट अच्छी तरह फ्लो नहीं, ठीक है। ये नोट किया हो तो जो वायर्स होते हैं, कोई भी एक वायर देख लो तो उसमें ना रबर का या प्लास्टिक का ऐसे कवर होता है। क्या रीजन है, जो मेन करंट फ्लो होता है वो रबर में थोड़ी फ्लो होता है, अंदर जो मेटल है, कॉपर या जिंक है, उसमें करंट फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में, कॉपर में, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। तो मैं दोनों ऐसे टच करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मुझसे पास होंगे, मुझे शॉक लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो रबर प्लास्टिक वो सब होते हैं, वो दे आर व्हाट, नॉन कंडक्टर। तो उसके लिए भी एक वर्ड है, क्या कहते हैं उसे, इंसुलेटर। क्या है वो, इंसुलेटर, ठीक है। तो आज का ये अपना टॉपिक, ठीक है, वो स्टडी करना है। इसमें थोड़ी थियरी है, बोर्ड में थियरी जनरली पूछते नहीं है, पर थोड़े कुछ पॉइंट्स है, तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। तो लिख लेना, लिखने में टाइम नहीं बिगड़ना, हमें प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है, ओके। थियरी वाला पार्ट में पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना, जो नोट्स में दिया है। एक बेसिक आइडिया दे दिया, क्या होता है कंडक्टर, बेसिकली इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसका क्या कहेंगे, कंडक्टर, ठीक है। अब उनकी खासियत क्या है कंडक्टर की, वो बताना। कंडक्टर की ना एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो जैसे कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, जैसे माइनस चार्ज, ये तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस भी है, प्लस भी है, और प्लस क्या है, फिक्स है। प्लस जो है वो फिक्स है, प्लस वाले मूव नहीं कर सकते, इतना ऐसा बोल सकते, ठीक है। अब एक बाहर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पास कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं। तो इधर मुझे बताओ, जो माइनस इलेक्ट्रॉन्स है उन पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, ये जो फील्ड है वो कौन सी, एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर से मैं दे रहा हूँ अलग। तो बताओ इलेक्ट्रॉन में कहाँ पे फोर्स लगेगा, मैंने सही किया हुआ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ पे लगता है, उसकी डायरेक्शन में लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड। पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट साइड। तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। तो क्या होता है, माइनस पूरा इस तरफ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर से तो फील्ड आ ही रही है, ये जो फील्ड है वो कौन सी, एक्सटर्नल। अब अंदर एक बार देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब जमा हो गया इसको हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, पोलराइजेशन। अलग अलग हो गए चार्ज, मतलब क्या हो गया, पोलराइजेशन। अब देखो ये प्लस ये माइनस, इसकी वजह से अंदर एक अलग फील्ड क्रिएट होगी, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, क्या होगी फील्ड की डायरेक्शन, प्लस से दूर जाती है, माइनस की तरफ आती है। तो क्या होगा, अंदर एक और फील्ड क्रिएट होगी, तो सब इंटरनल फील्ड मान लेते। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, मटेरियल के अंदर क्या होगी, दोनों को प्लस करना माइनस करना, माइनस करना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है इसमें, ये कब तक जमा होते रहते हैं, जब तक ये क्या हो जाए, बैलेंस ना हो। जब बैलेंस हो जाए तो ओवरऑल फील्ड क्या हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अंदर, बाहर हो सकती है, बाहर हो सकती है। मटेरियल के अंदर फील्ड क्या हो जाती है, फील्ड क्या हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, मैं नोट्स भेज दी, ये कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम में काम आएंगे। एक क्या होता है, नेट फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। किसमें जीरो होती है, वो मटेरियल, ठीक, फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। दूसरा पॉइंट, इसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड होती है ना, इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब सपोज ऐसे स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है,
अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अंदर ये पूरा मान लो सॉलिड का बना हुआ है, अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो होगी पर जो लाइन है ना वैसे पास नहीं होगी, क्या हो जाती है, लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो कैसे बनोगे डायग्राम, परपेंडिकुलर हो जाएगी तो कैसे होगी, तो बेंड होगी, ऐसे लाइन क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, इधर भी लाइन आ रही है, क्या हो जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर, और निकलेगी बाहर तो भी ऐसे परपेंडिकुलर ही निकलेगी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा होता है, तो हमने टॉपिक पढ़ा था याद हो तो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर फील्ड जीरो है तो ये क्या हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, और पोटेंशियल सेम हो तो याद हो ये हमने डिस्कस किया था पूरा। अगर चार्ज है, सपोज यहाँ से आया डिस्टेंस देख में 0.2, तो इधर पोटेंशियल होगा, वैसे एक सर्कल बनाओ, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसलिए फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट कंडक्टर का क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे बस कुछ पॉइंट्स लिखवा, ठीक है, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स करने में। अब अगर ये इसमें अरेंजमेंट, अगर इसमें एक और पॉइंट इंसुलेटर का भी बता देता हूँ। अगर सपोज ये मेटल था, अगर मैं मेटल की जगह यहाँ पे कोई इंसुलेटर रख लूं, मान लो कोई प्लास्टिक या वुड ऐसा कुछ रख दिया, तो बता सकते हो अंदर कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसे पोलराइजेशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वुड के केस में मेटल हो तो मिलेगा, माइनस एक तरफ चले गए प्लस एक तरफ चले गए, ओवरऑल फील्ड क्या हो गई, जीरो। अगर तो मैं प्लास्टिक वुड ऐसा कुछ लूं, इंसुलेटर लूं, तो बोलो पोलराइजेशन होगा कि नहीं, होता है, पर क्या होता है, बहुत ही माइनर होता है। कैसा होता है कि इसमें ओवरऑल थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, एकदम माइनर, जैसे माइनस थोड़े बहुत इधर चले जाएंगे, प्लस थोड़े बहुत इधर चले, पर बहुत ही क्या होता है, माइनर होता है। तो अंदर जो फील्ड क्रिएट होगी वो क्या होगी, बहुत ही वीक होगी, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही कम है, तो इस केस में कैंसिल होगा नहीं। तो इंसुलेटर के केस में ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक, इंसुलेटर के केस में, तो अगर इंसुलेटर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, नॉट इक्वल टू इंसुलेटर है। ओके, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी कंसेप्चुअल है, कोई कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, बस इतना मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। थियरी के लिए है ना, 4 साइड छोड़ दो। ठीक है, थियरी जो मैंने भेजी है ना, 4 साइड छोड़ दो, पॉइंट की मेन मैंने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। A metal sphere is kept in a uniform external field. Is kept in a uniform external field. ठीक, full stop. Will the sphere move? Will the sphere move or be at rest? Will the sphere move or be at rest? ठीक है, full stop. लिखो नेगलेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी को इग्नोर करो। तो क्या दिया हुआ इसमें कि सपोज ऐसे ये स्फीयर है और स्फीयर को हमने क्या रखा है, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। यूनिफॉर्म है मतलब क्या, पैरेलल लाइंस बने, यानी एक्सटर्नल फील्ड। अब ये बिफोर थोड़े ही सेकंड में बताओ क्या हो जाएगा, ओवरऑल बिहेवियर क्या हो जाएगा मेटल से। अभी बोलिए पॉइंट्स को बोलो क्या होगा इसमें, अगर मैं फील्ड इस तरफ है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, किस तरफ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरफ चले जाएंगे,
यहाँ पे पूरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, बाउंड्री पे आ जाता है, ठीक है। अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना, इधर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0, पर बाहर मिलेगी, ठीक है, बाहर मिलेगी। मुझे इसमें ना बस ये ड्रॉ करके बताओ, ये फील्ड ऐसे इधर जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, कैसे कंप्लीट करो डायग्राम, पहले बिफोर बाद में आफ्टर ड्रॉ करना, ये ड्रॉ करके बताओ कैसे फील्ड लाइन जाएगी। ये ड्रॉ कैसे होगी लाइन, इसमें ये लाइन आ रही है, बोलो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ऊपर होगी, सीधी जाएगी, क्या होगा, जैसे नीचे परपेंडिकुलर बनाना, ठीक है ना, ऐसे नीचे हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इधर से ही पास हो रहा है, मिडल से ऑलमोस्ट ही हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बनाना, ये क्या होगा, इधर से बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सीधा जाएगा, ये ऐसे पास, ठीक है, ऐसे ही लाइन, ठीक है ना, फील्ड लाइन। ये क्वेश्चन है ना JEE में आ चुका है, ठीक है, इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट बता दिए, तो इसमें मतलब दिया होता है कैसे पास होता है, तो एक ऑप्शन में ना ये था, मतलब एक ऐसा ही ऑप्शन है, बाकी मतलब डायग्राम दिए, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ, देखो ये ऐसे स्पेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, तो इधर मुझे बताओ माइनस चार्ज पे कहाँ से फोर्स लगेगा, माइनस चार्ज पे फील्ड आ रही है ना इस तरफ, माइनस चार्ज पे कहाँ से फोर्स लगेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड, ये किस तरफ फोर्स लगेगा, राइट साइड, अगर दोनों इक्वल हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब क्या हो रहा है, अगर सपोज ये ज्यादा है तो राइट मूव करेगा, ये ज्यादा हो तो लेफ्ट मूव करेगा, बोलो क्या, किस तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इक्वल टू Q इंटू ई, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो भी कितना होगा, Q इंटू ई, ठीक है। अब वो देखो E से में क्या अलग है, पहले वो यहाँ पे E और यहाँ पे E सेम है, क्या अलग है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, हर जगह क्या दिया हुआ है, सेम दिया, ठीक है, तो E तो सेम है। अब Q मुझे बता, इधर जो चार्ज जमा हुआ है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, सेम है, क्या अलग है, मतलब इधर -10 माइक्रोकूलम हो, यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम भी होता है, या कुछ अलग होता है क्या, ये इनिशियली कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब क्या, न्यूट्रल, तो क्या होना चाहिए, जितना प्लस हो उतना ही क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो Q भी क्या है, सेम है, Q और E दोनों सेम है, तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, will be moving or be at rest, right? ठीक है, ऐसे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे ये ड्रॉ करके ऐसे लिख लो, बस इतना ही, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थियरी में नहीं आते हैं, MCQ में आते हैं, तो क्या होगा
देखिए ठीक है, ये एक टाइप आ सकता है। ओके, इसके बाद इसमें ना कुछ और पॉइंट्स अगर लिखो है, ये वाला पार्ट एक देखिए। अब तो जैसे ये कंडक्टर है मानो, ठीक है, मेटल है, ये पूरा सॉलिड का है। अब अंदर सपोज ऐसे मैं कुछ कैविटी बना, मतलब मटेरियल सिर्फ इधर ही है, सिर्फ यहाँ पे ये मटेरियल, ठीक है, ये जो है वो क्या है, कैविटी। तो सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट बी ले लूँ और बाहर में पॉइंट सी ले लूँ, तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, कहाँ पे जीरो होगा? अब ये जो डिस्कस किया उस हिसाब से मुझे बताओ कहाँ पे जीरो हो सकती है? सिर्फ मटेरियल के अंदर जीरो होती है, यहाँ पे हो सकती है, सिर्फ स्पेस में हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, मटेरियल में क्या होगी? जीरो, ठीक है ना, इन मटेरियल, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट क्या है ध्यान में रखना। ओके, एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें काम आएगा। सपोज ऐसे कंडक्टर बना दिया, यहाँ पे ऐसे कैविटी है, ठीक है, मटेरियल है पूरा। अब मान लो यहाँ पे कैविटी थी, सपोज ये कैविटी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज रखूँ, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, तो क्या होता है, ये गॉस लॉ और वो सब अप्लाई करना होता है, उससे आता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, इधर फील्ड जीरो करनी है ना, तो क्या होता है, जितना प्लस चार्ज हो उतना ही यहाँ पे इंटरनल सरफेस पे क्या उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। नेट चार्ज क्या करना है, जीरो। यहाँ पे हर जगह क्या होगा, माइनस क्यू जमा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये शुरुआत में न्यूट्रल था, ये मटेरियल, इधर माइनस क्यू चार्ज जमा हुआ, तो बाहर कितना जमा होना चाहिए? ये तो मैंने अलग से रखा है, कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था, माइनस क्यू जो है वो इधर से ही मटेरियल से ही आया, तो बाहर कितना होना चाहिए? क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है, कितना आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। ठीक, क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर कैविटी के अंदर जो चार्ज रखो, तो यहाँ पे बाउंड्री पे, इंटरनल बाउंड्री पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जमा होगा, और उस हिसाब से स्टडी करना है कि बाहर कितना जमा होगा। ठीक है, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ करो ये। चलिए तो लिखो इसमें क्वेश्चन। The sphere is given. The sphere is given plus 2q charge. The sphere is given plus 2q charge, and the shell has minus 5q charge. The shell has minus 5q charge. ठीक है, full stop. Draw the charge distribution. Draw the charge distribution. Draw the charge distribution. ठीक है, तो ये स्टडी करता है। देखो ये स्फीयर दिया हुआ है, मुझे पूरा मटेरियल अंदर मेटल है, और यहाँ पे शेल है। शेल मतलब क्या, सिर्फ पतला होता है, अंदर का ये जो स्पेस है वो क्या है, खाली।
अब क्या दिया क्वेश्चन में कि इसको कितना चार्ज दिया +2, तो पहले तो मुझे बताओ ऐसे +2 मैं चार्ज लूँ तो वो चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, सरफेस पे होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए, स्पेस में आ जाना चाहिए, कहाँ पे होगा चार्ज? ये सब पॉइंट थी ध्यान में रखना है। अगर मैं एक कंडक्टर को चार्ज दूँ तो कहाँ पे होना चाहिए, मटीरियल के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? तो ये पॉइंट भी है, उस हिसाब से बता सकते हो। यहाँ पे ऐसा तो लिख दे दूंगा और इधर से बता सकते हो अंदर फील्ड क्या होती है, 0, अंदर चार्ज रहेगी, अंदर चार्ज रहेगा फील्ड आ जाएगी। तो कभी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे ना, कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इफ चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, क्या होगा, इट विल बी एट सरफेस। ठीक है, सरफेस पे आ जाएगा। तो इधर मैं +2 क्यू चार्ज दे रहा हूँ, कहाँ पे होगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, +2। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे +2 क्यू है तो यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा, ये इंटरनल हो गया ना बाउंड्री, क्या होगा इधर कितना होगा, -2 क्यू। इधर कितना होगा, -2 क्यू। अब इस पे ओवरऑल कितना था, शेल पे कितना था, -5 क्यू। तो बिफोर और आफ्टर उतना ही रहना चाहिए, चार्ज कहीं कूद के जाएगा नहीं, उधर ही रहेगा। -2 क्यू इधर है तो बोलो बाहर कितना होगा, टोटल -5 क्यू है अपने पास, -2 क्यू अंदर चला गया तो क्या होगा, बाहर कितना होगा, -3। ऐसे बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना। ठीक है, चलिए फिर ड्रॉ, ठीक है, ऐसे स्टडी करना। ओके, एक और ऐसे ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ करो ये शेल है, ठीक है, शेल किया हुआ है, +क्यू है ना, यहाँ पे रख रहा हूँ, ऐसे अंदर रख, सेंटर पे मत ड्रॉ करो, यहाँ पे नीचे रख। चलिए ड्रॉ, ठीक है, इसमें लिखो द मेटल शेल, द मेटल शेल is given, metal shell is given +2q charge. The metal shell is given +2q charge. Okay. Draw the charge distribution. Draw the charge distribution.
ये कह दो तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो अंदर कितना जमा हो जाएगा, तो इधर प्लस है मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट ही, ठीक है, वो फिक्स ही है। माइनस जमा होगा पर माइनस देखो इधर माइनस क्यू अंदर जमा होगा, पर माइनस क्यू में यूनिफॉर्म ड्रॉ करूं, इधर माइनस ज्यादा ड्रॉ करूं, इधर माइनस ज्यादा ड्रॉ करूं, कितना होना चाहिए ड्रॉ करना है, बोलो क्या होना चाहिए। माइनस क्यू जमा होगा अंदर वो पक्का है, पर कैसे जमा होगा, यूनिफॉर्मली हर जगह माइनस होगा, यहाँ पे माइनस ज्यादा जमा होगा, यहाँ पे जमा होगा, तो बोलो क्या होना चाहिए। इधर प्लस क्यू है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस ज्यादा जमा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, तो क्या होगा ऐसे जमा होगा चार्ज, यहाँ पे माइनस ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक ऐसे जमा, पर ओवरऑल कितना होगा माइनस क्यू, ठीक है। बाहर बाहर कैसे जमा होगा, बाहर कैसे होगा कितना जमा होगा चार्ज, शेल का दिया हुआ है ना चार्ज, कितना दिया हुआ है शेल का चार्ज प्लस 2q, तो ओवरऑल उतना ही रहना चाहिए, बोलो बाहर कितना जमा होगा, प्लस 2q है, यहाँ पे माइनस जमा हुआ है, माइनस q जमा हुआ है, तो बाहर कितना जमा होना चाहिए, ओवरऑल प्लस 2q होना चाहिए, तो कितना जमा होना चाहिए, ये तो अलग ही है चार्ज, कितना होना चाहिए प्लस 3q होना चाहिए ना, ओवरऑल कितना होना चाहिए प्लस 2q होना चाहिए, माइनस q आ गया तो बाहर कितना होना चाहिए प्लस 3q होना चाहिए, तो ओवरऑल कितना होगा प्लस 2q हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल उतना रहना चाहिए। अब इधर मुझे बताओ बाहर चार्ज कैसे जमा होगा, प्लस 2q जमा होगा वो सही है, सॉरी 3q, पर कैसे जमा होगा, यूनिफॉर्म होगा हर जगह, इधर प्लस ज्यादा होगा ऊपर प्लस ज्यादा होगा, क्या होगा बोलो क्या लगता है, दो ऑप्शन देता हूँ मैं, दोनों ड्रॉ करो, ठीक है, दोनों ड्रॉ करो, सही गलत, क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, क्या करते हैं इसमें, एक में यूनिफॉर्म है, ये हर जगह प्रॉपरली ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू था, इधर माइनस ज्यादा जमा हो गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्लस यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा जमा होगा, और रहेगा 3q ही, ठीक है, बोलो कौन सा सही है, दोनों ड्रॉ करो क्योंकि एक पॉइंट में लिखवाऊंगा, तो क्या लग रहा है कौन सा सही है, सेकेंड वाला सही लग रहा है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, पर आंसर क्वेश्चन दो ये गलत है, बाहर यूनिफॉर्म है, अंदर होगा वैसा, अंदर ऐसा पोलराइजेशन मिलेगा, बाहर यूनिफॉर्म ही रहे, दोनों ड्रॉ करने इसलिए बताया मैंने, पॉइंट लिखवाने वाला, ठीक है, बाहर यूनिफॉर्म ही रहता है, कर लिया ड्रॉ, इसमें देखो क्यों यूनिफॉर्म रहता है समझो, ऐसे मैंने ये शेल बनाया है, भले जितना भी पतला हो मटेरियल का होगा ना, उस मटेरियल में फील्ड क्या होगी जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है जो अंदर वाले चार्ज होते हैं ना वो बाहर असर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में क्या है एक तरह का शील्ड आ जाता है जहाँ पे फील्ड क्या होती है, तो अंदर कोई बाहर मतलब क्या अंदर वाले चार्ज बाहर असर नहीं कर सकते, बाहर वाले चार्ज अंदर असर नहीं कर सकते, उसको शील्डिंग कहते हैं, तो मैंने शील्ड करके रखा, ठीक है, इसलिए बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना क्या होगा कोई फर्क नहीं, ठीक है, तो वही पॉइंट लिख लो चार बना के इसमें, क्या लिखोगे इंटरनल चार्जेस does not affect, internal charges do not affect, sorry, internal charges do not affect
the outer charge distribution internal charges do not affect the outer charge distribution because field inside the material is zero. Because field inside the material is zero. मटेरियल के अंदर फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखें। ये पॉइंट देख लिया। अब इसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ। एक पॉइंट है ना, पहले लिखवा देता हूँ नोट, ठीक है, छोटा सा ही पार्ट है, वो लिख लो। लिखो पोटेंशियल ड्यू टू sphere, potential due to a sphere। मैं ना फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ओके, दो स्फीयर है, मतलब दो आ सकता है, एक सॉलिड स्फीयर और दूसरा हॉलो स्फीयर। तो केस 1 लिखो हॉलो स्फीयर, केस 1 लिखो हॉलो स्फीयर। ब्रैकेट में लिखो शेल। हॉलो स्फीयर मतलब क्या? शेल ही होता है, ठीक है, शेल। और वो भी लिख सकते हो, और मेटल भी लिख लो, मेटल, ठीक है, मेटल का भी होता है। तो सपोज ऐसे ये चार्ज है, ये हॉलो स्फीयर है, शेल है, इसको मैं चार्ज क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, और इसका रेडियस कैपिटल आप ले लो। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल है ना, तीन जगह स्टडी कर सकते हैं। एक यहाँ पे, ये पॉइंट सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको मुझे x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं? यहाँ पे, सरफेस पे। और तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे, मतलब अंदर है, ठीक, ये डिस्टेंस भी x ले लेता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? बाहर है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज ग्रेटर देन। तो स्फीयर हो और बाहर स्टडी करना हो तो क्या कर सकते हो? पूरा चार्ज सेंटर पे ले चलेगा। स्फीयर के केस में चलता है, कोई और ऑब्जेक्ट आ जाए, रॉड, डिस्क, ऐसा कुछ आ जाए तो नहीं। स्फीयर के केस में पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? V इक्वल टू KQ बाई R। तो पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो, निकालो इधर क्या होगा फॉर्मूला? V इक्वल टू KQ बाई कितना होगा? पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो, कितना होगा? x तो नहीं, पूरा ही x है, पूरा x क्या आ जाएगा? ठीक है। दूसरा कौन सा केस है? सरफेस पे। सरफेस पे मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू r। सरफेस पे हो तो भी ले सकते हो, पूरा चार्ज सेंटर पे ले सकते हो, ठीक, बोलो क्या होगा? पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो। अब यहाँ पे निकालना है, पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो, कितना हो गया इसमें? r हो गया ना, तो क्या होगा? V इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है। और अंदर अगर देखें, अंदर मतलब कौन सा? x इज लेस देन r। तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है, इक्वल टू सरफेस। क्या रीजन है इसका? ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या रीजन है। अंदर फील्ड है ना, जीरो होती है। जैसे फील्ड हर जगह से आती है ना, वो कैंसिल हो जाती है। फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद हो तो, एक रिलेशन पढ़ा था, इक्वल टू dv बाई डी आर, माइनस आता है। अगर ये जीरो है, इसका मतलब ये चीज क्या? कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसलिए फील्ड कितनी रहती है? जितनी सरफेस पे, सॉरी पोटेंशियल कितना रहता है? जितना सरफेस पे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है, लिख लो।
लिखिए, ये कौन सा था, शेल, होलो स्टील, ठीक है। केस 2 लिखो, केस 2 सॉलिड स्फीयर, केस 2 लिखो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर है, ठीक है, नॉन कंडक्टर, ओके। अगर नॉन कंडक्टर हो, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, मान लो ये पूरा मटेरियल है अंदर, मटेरियल मतलब कौन सा, सॉलिड स्फीयर हो, और अगर मेटल का बना हो, मैं जितना भी चार्ज दुकान पे आएगा सरफेस पे आएगा, अंदर रहेगा ही, ठीक है। और अगर नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है, वुड हो, प्लास्टिक हो, तो अगर मैं चार्ज दूं ना तो अंदर भी चार्ज जमा हो सकता है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अंदर भी चार्ज है, मतलब ये क्या है, कंडक्टर नहीं है। तो इसमें भी सेम 3 पॉइंट्स आते हैं। तो पहला अगर मैं देखूं एक्स इज ग्रेटर देन आर, यहाँ पे फाइंड करना हो, प्रोसीजर वही, पूरा चार्ज सेंटर पे ले सकते, तो क्या आएगा, ये आएगा। सरफेस पे फाइंड करना हो तो भी पूरा चार्ज सेंटर पे ले सकते, ये आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे स्टडी करना चाहूँ तो अब पूरा चार्ज सेंटर पे नहीं ले सकते, इसमें क्या होता है यार, वो पूरी एलिमेंट स्टडी करनी पड़ती है, एक एलिमेंट लेना होता है, पूरा इंटीग्रेशन करना होता है, उससे आता है। तो अब वो बोर्ड में तो है नहीं, तो डिराइव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं आंसर लिख देता हूँ। अंदर अगर तुम्हें जानना हो तो अंदर फीड क्या आती है, जिसका फॉर्मूला है KQ/2R3 3R² - X, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए, ओके, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, देखो, 2 मेटालिक spheres of radius R1 and R2, 2 metallic spheres of radius R1 and R2 are charged to same potential, are charged to same potential, charged to same potential, ठीक है। also find the ratio of the charge, find the ratio
of their charge. Find the ratio of their charge. ठीक है, full stop. अब कंटिन्यू में लिखो also find the ratio of their surface charge density. Also find the ratio of their surface charge density. ठीक है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साथ में करते हैं। क्या दिया हुआ है, दो मेटालिक स्फीयर, सॉलिड है या हॉलो है वो नहीं दे रखा है, बस मेटल का, ठीक है, डजंट मैटर। इसका पहले का रेडियस क्या है, r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। मान लो इसको चार्ज q1 दिया है, इसको चार्ज q2 दे दिया, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल v1 ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल v2। अब क्या दिया है, क्या सेम करना है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, पोटेंशियल क्या है, मतलब क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, v1 = v2 लिख सकते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है। अब इसका पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल के तो तीन फॉर्मूला लिखना है, ऐसा तो दिया नहीं पोटेंशियल अंदर हो, सरफेस पे हो, बाहर हो, कुछ ना दिया हो तो कहाँ पे लेना होता है, कौन सा लेना होता है, सरफेस वाला, ठीक है, मतलब AQ/R वाला लेना होता है। कभी दिया नहीं होगा, हमें अंदर तो क्या होगा, सरफेस पे होगा, तो बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा, AQ1/R1, इसका कितना हो जाएगा, AQ2/R2, ये तो कैंसिल हो गया, क्या है रेशियो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1/R2, ठीक है, इसमें क्या आ गया, चार्ज का रेशियो आ गया, ठीक है। ओके, और क्या पूछा है इसमें, और फिर देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर जो चार्ज है वो क्या है, सरफेस पे ही होगा ना, मेटल है तो ऐसे सरफेस पे ही होगा, तो इधर जो डेंसिटी है वो कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब उसका सिंबल, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल क्या होता है, ये सिग्मा होता है। तो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, पर कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। तो अपने स्फीयर के केस में, फॉर स्फीयर क्या होगा, σ1 बताओ कितना होगा, इसका मुझे डेंसिटी चाहिए, तो बोलो क्या होगा, Q1/, कितना होता है स्फीयर का, 4πr1², और दूसरे स्फीयर का क्या हो जाएगा, Q2/4πr2², ठीक है। अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो σ1/σ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1/4πr1², Q2/4πr2², ठीक है, 4π तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, Q1/Q2 इंटू R2²/R1², अपना Q1/Q2 आ गया था, कितना आया था, R1/R2 इंटू R2²/R1², तो कितना हो जाएगा, एक R1 एक R2 काट हो जाएगा, क्या है, R2/R2, ठीक है, ये रेशियो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो, दो शेल दे रखे हैं। चलिए तो लिखो उसमें स्टेटमेंट, द मेटालिक शेल आर concentric. Metallic shells are concentric. CONCENTRIC, concentric. The metallic shells are concentric. ठीक है. Study the charge distribution. Study the charge distribution. Study the charge distribution and find their individual potentials. And find their individual potentials. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतना करके बताओ, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, इतना वो ड्रॉ करके बताओ। किया क्या ड्रॉ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया। इधर कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह इधर प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे तो प्लस क्यू है, अंदर कुछ है, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। इधर बताओ अंदर यहाँ पे कितना होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, बीच में है ना कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या, सेंटर से, ठीक है। इधर माइनस क्यू, बाहर बताओ ओवरऑल कितना, -3Q रहना चाहिए। अंदर -Q आ गया है तो बाहर कितना होना चाहिए, कंफ्यूजिंग है क्या, ओवरऑल -3Q रहना चाहिए, अंदर -Q आ गया तो बाहर कितना बचा, -2Q बचा, और यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। बाहर कितना बचा, -2Q, ठीक है। ऐसा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, अब क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है दोनों का। तो दोनों का फाइंड करते हैं, ध्यान देना कैसे फाइंड करते हैं। पहले शेल को ध्यान दे दो, मान लो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। तो शेल 1 की अगर बात करें तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसका तरीका बताता हूँ। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक तो खुद का निकालना होता है, मतलब सेल, प्लस दूसरों की वजह से भी निकालना होता है। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होता है, सेल प्लस अदर, दोनों की वजह से निकालना, ठीक है। सेल मतलब खुद का, इसका खुद का पोटेंशियल बोलो कितना होगा, खुद का मतलब कौन सा, सरफेस का निकालना, इसका खुद का बोलो पोटेंशियल कितना होगा, A Q बाय, बोलो सरफेस पे कितना होता है, Q बाय R, तो इधर R कितना है, ये ना, बीच में खुद का लिख दिया। अब दूसरों की वजह से, अदर की वजह से भी निकालना है, मतलब दूसरा कौन सा ये, तो इसकी वजह से भी निकालना है। और अब कहाँ पे निकालना है, मुझे इधर चाहिए ना, तो मुझे बताओ इस शेल के लिए मुझे यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है, ध्यान दे।
इस शेल की वजह से मुझे निकालना है, पर कहाँ पे निकालना है, इधर निकालना है। तो इस शेल के लिए बताओ कहाँ पे स्टडी करूँ मैं, अंदर स्टडी करूँ, सरफेस पे स्टडी करूँ या बाहर? समझा रहे क्या पूछ रहा हूँ मैं? इस शेल की वजह से निकालना है, पर कहाँ पे निकालना है, इधर। तो बोलो कहाँ पे स्टडी करना चाहिए, अंदर, सरफेस पे या बाहर? ये अंदर है ना। तो इधर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अंदर वाला। तो अंदर का क्या था फॉर्मूला, क्या था, के क्यू बाई आर ही था, ठीक है। तो इधर मुझे बताओ के क्यू कितना डालूंगी, क्यू कितना डालूंगा, माइनस क्यू डालू, माइनस टू क्यू डालू, माइनस थ्री क्यू डालू, बोलो क्या होना चाहिए। ओवरऑल इस पे जो चार्ज है कितना है, माइनस थ्री क्यू, तो पूरा ही चार्ज डालना पड़ेगा। तो कितना होगा ये, माइनस थ्री क्यू। आर क्या है, आर कितना होगा, उसका खुद का होगा ना, क्या आएगा, क्या है इसका पोटेंशियल, किसका, शेल वन का, ठीक है। ऐसे निकालते हैं कि खुद का निकालना होता है और दूसरों की वजह से भी निकालना होता है, ठीक है। शेल टू का एक बार ट्राई करो अपने, ये शेल वन का निकाला है, शेल टू के लिए ट्राई करो। लिखा गया शेल टू का, शेल टू की बात करें तो सेम प्रोसीजर है, क्या होगा, सेल प्लस अदर, ठीक है। खुद का पोटेंशियल चाहिए, मतलब कौन सा, सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। तो बोलो क्या होगा, के क्यू कितना डाले, माइनस थ्री क्यू, आर कौन सा डाले, बी, ये सेल्फ की वजह से आ गया। अब दूसरे की वजह से निकालना है, दूसरे की वजह से मतलब किसके, इसकी वजह से, ठीक है। अब सेम प्रोसेस, ध्यान देना, इसमें प्रॉपर्ली करना होता है। ये मैं करवा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा, ये कंपटीशन है। इसकी वजह से कहाँ पे निकालना है, अंदर निकालना है, सरफेस पे निकालना है, बाहर निकालना है, कहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में मुझे इसका चाहिए। तो ये क्या बाहर है ना, इसके लिए तो कौन सा, बाहर वाला फॉर्मूला लगा। तो बाहर वाला का क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स। तो के क्यू कितना डालें, प्लस क्यू बाई एक्स, बोलो कितना होगा, ठीक है, एक्स कितना होगा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, माइनस टू के क्यू बाई, ठीक है। ओके, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल निकालना, ठीक है। एक और पार्ट इसमें बचा है, ठीक है, वो बस बता देता हूँ, तो ये पूरा कंडक्टर भी अपना हो जाएगा। लिखो इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ओके। सपोज दो कंडक्टर है, जैसे ये दो कंडक्टर, ठीक है, इस पे मान लो चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2, ठीक है। इनके बीच में ऐसे मैं वायर लगा रहा हूँ, जैसे ड्रॉ किया, मतलब स्विच है। जब स्विच क्या ओपन है, ओपन है मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं होता, क्लोज करो तभी फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी ओपन है, ये बिफोर था। अगर सपोज मैं ऐसे स्विच बंद कर दूं तो अब चार्ज क्या होगा, आपस में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब चार्ज ट्रांसफर होगा। तो सपोज मैं ऐसे स्विच क्लोज कर दूं, ठीक है, ऐसे स्विच क्लोज कर दी,
तो अब क्या होगा, दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा, ये इधर दे सकता है, इधर दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इधर जो चार्ज है वो चेंज हो गया, मान लो Q1 डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। तो कब तक फ्लो होता है चार्ज, कब तक फ्लो होता है पता है? अपनी ये बैटरी जो सेल आती है, ठीक, नॉर्मल जो हम सेल लेते हैं रिमोट और वो सब में डालते हैं, तब तक बैटरी का वही काम है ना, वो चार्ज फ्लो करवाता है। कब तक करवाता है पता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल वो क्या है, खत्म ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए तब तक वो देते रहे। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, ठीक। तो कब तक चार्ज फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो क्या लिख सकते हो, V1 इक्वल टू दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ये ड्रॉ करना। देखो, when two conductors are in contact, when two conductors are in contact or connected by a wire, then charges will transfer, till both conductors have same potential. Till both conductors have same potential. ठीक, पोटेंशियल सेम हो जाए तब तक फ्लो हो। ठीक है, पोटेंशियल को अंडरलाइन करना वो इम्पोर्टेंट है, सेम पोटेंशियल। ठीक है, ये ड्रॉ करो, कुछ लिखना मत, सिर्फ ड्रॉ करो, मैं इक्वेशन अलग से लिख रहा हूँ। कर लिया ड्रॉ। अब देखो, इसमें ना दो इक्वेशन आती है, इसके प्रॉब्लम करेंगे, दो इक्वेशन आती है, वो दो लिखो, सॉल्व करो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक, एक इक्वेशन कौन सी है, पोटेंशियल क्या करना है, सेम। तो पहली इक्वेशन लिख दो, क्या होगा, ठीक, देखो ऐसे डायग्राम के नीचे, आफ्टर कनेक्शन V1 इक्वल टू V2, एक उस पर बॉक्स बना दो, आफ्टर कनेक्शन V1 इक्वल टू V। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बता सकते हो कहां से आएगी, बोलो, दूसरी इक्वेशन कहां से आ सकती है? ये जो चार्ज घूम रहा है वो इधर ही घूमेगा, स्पेस में तो कहीं पे जाएगा नहीं, लीक तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक, ओवरऑल टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। तो एक बार वो लिखो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बोलो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना है, शुरुआत में मतलब क्या, बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, और फाइनल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इससे बॉक्स बना, ये दो इक्वेशन आए, दोनों को सॉल्व करके आंसर ला। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ओके, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ। देखो, फाइंड चार्जेस ऑन द स्फीयर, फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले तो देखो कनेक्ट करने के बाद डेटा पहले तो लिखना है। ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस पे चार्ज मान लो कुछ Q1 में ले रहा, इसका पोटेंशियल V1 लिख लो, इस पे चार्ज Q2 ले लो और इसका पोटेंशियल V, ठीक है ना, ऐसे ये लिख लो। ओके, अब पहली इक्वेशन कहां से आएगी? तो दो इक्वेशन लिखनी है और सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन कहां से आएगी? V1 इक्वल टू V2। तो चलो V1 इक्वल टू V2 में कर दो। अब V1 बोलो, जब मतलब इसका पोटेंशियल पता है, जो सरफेस पे होता है वही लिखना होता है। क्या होगा? K Q1 बाई R, कितना है R? 2 सेंटीमीटर, और इसका पोटेंशियल बोलो K Q2 बाई 3। तो इधर से देखो एक इक्वेशन आ गई। मैं क्या लिख सकता हूँ? Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 Q2 बाई, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? क्या चार्ज क्या करना है? कंजर्व करना है। शुरुआत में बोलो कितना चार्ज है? 10 प्लस 20 है ना, शुरुआत में इतना चार्ज है। इक्वल टू फाइनल बोलो Q1 प्लस Q2। आता है सॉल्व करना? आता है? तब Q1 Q2 निकालो। हो गया ये? इसमें ये 30 हो गया। Q1 की जगह यहाँ पे डाल देते हैं, कितना होगा? 2Q बाई 3 प्लस Q2, 30 इक्वल टू कितना होगा? 5Q2 बाई 3। तो बोलो Q2 कितना आएगा? 18 माइक्रोकूलम। और Q1 कितना आएगा? तो यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोकूलम। हो गया, ठीक है। बस ऐसे फाइनल चार्ज निकालो। ठीक है, पोटेंशियल से निकालो, चार्ज कंजर्व करो, आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, टू आइडेंटिकल metallic spheres, two identical metallic spheres have charge Q1 and Q2. Have charge Q1 and Q2. Okay. Find the final charge. Find the final charges. Find the final charges after they are connected. After they are connected. ठीक है,
करो ट्राई, सेम ऐसे डायग्राम बनाओ बिफोर और आफ्टर का, और तो नहीं ट्राई करो। इसमें नोटेशन कैसा होना चाहिए? इधर चार्ज Q1 दिया, रेडियस R ले लेते हैं, इधर चार्ज Q2, इसका रेडियस R ही होगा ना, आइडेंटिकल। इधर क्या लिखोगे? चार्ज Q1 की तो ऑलरेडी मैंने लिखी है, तो इधर क्या लिखना चाहिए? Q1 डैश Q2, पोटेंशियल तो V1 V2 लिखते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। V1 कुछ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सॉल्व किया क्या आ रहा है? Q1 डैश Q2 डैश क्या आ रहा है? Q1 सबका हुआ रहा है क्या? Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब एवरेज आके शेयरिंग हो गया इससे, इस तरह से। V1 इसका पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 डैश बाई R, दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा? K Q2 डैश बाई R, K और R कैंसिल हो गए, तो क्या आ रहा है इधर से? Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, मतलब क्या आ गया? सेम चार्ज आ गया। और चार्ज कंजर्व करो, शुरुआत में चार्ज क्या था? Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज क्या? Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो 2Q2 डैश, तो Q2 डैश कितना है अपना? Q1 प्लस Q2 बाई 2, और वही क्या होगा? Q1 डैश भी होगा, मतलब दोनों पे क्या सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा। और कब ये ऑब्जर्व करो, क्या स्फीयर आइडेंटिकल है तब, अगर अलग अलग रेडियस हो ना तो नहीं, सेम आइडेंटिकल हो ना तभी चार्ज शेयर होता है। ठीक, बस एक और टाइप मुझे करवाना है इसमें क्वेश्चन का, एक और चलिए। तो क्वेश्चन वही, फाइंड चार्जेस ऑन द स्फीयर, फाइंड चार्जेस ऑन द शेल लिखो, स्फीयर में फाइंड चार्जेस ऑन द शेल आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, फाइंड चार्जेस ऑन द शेल आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। अंदर वाले पे Q1 चार्ज है, बाहर वाले को Q2 दिया है,
कनेक्शन के बाद निकाल करो ट्राई करो। इसमें पोटेंशियल लिखते टाइम ध्यान रखना है क्या होगा, इसमें पोटेंशियल लिखना होगा ऐसा है तो क्या करना है, सेल्फ प्लस अदर, ठीक है, ध्यान रखना होगा। अरे कुछ नहीं, क्या करें, करना तो देखो कनेक्ट कर लिए, मान लो इस पे चार्ज Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल मैं V1 लिख रहा हूँ, इसका पोटेंशियल V2, ठीक है। अब V1 लिखना है मुझे, ठीक है, V1 लिखना है तो क्या सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो करना पड़ेगा, सेल्फ प्लस अदर। तो खुद का बोलो पोटेंशियल, इसका खुद का कितना होगा, K Q1 डैश बाई R1। अब इसकी वजह से अदर, इसकी वजह से निकालना है, पर यहाँ पे अंदर निकालना है, तो इसके कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अंदर वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, के क्यू बाई आर ही होता है, के क्यू कौन सा है, Q2 डैश, इसका चार्ज देना है अपॉन R2, ये किसका, पहले का पोटेंशियल निकाला अंदर के शेल का। अब बाहर के शेल का निकालना है, तो भी सेम प्रोसीजर, बोलो सेल्फ का, बोलो सेल्फ का इसका खुद का कितना होगा, के Q2 डैश बाई R2 प्लस, अब अदर मतलब इसकी वजह से निकालना है, पर कहाँ पे निकालना है, बाहर, तो कौन सा फॉर्मूला, बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई एक्स, तो बोलो क्या होगा, के Q1 डैश बाई, बाहर निकालना तो क्या ध्यान रहे, क्या होगा R2। अब दोनों को इक्वल कर दो, तो V1 इक्वल टू V2, तो क्या हो जाएगा, के Q1 डैश बाई R1 प्लस के Q2 डैश बाई R2 इक्वल टू
के Q2 डैश बाय R2 प्लस के Q1 डैश बाय R2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो के Q1 डैश बाय R1 इक्वल टू क्या है, के Q1 डैश बाय R2। ठीक है, क्या है? अब देखो इसको सॉल्व करें तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, दोनों बताता हूँ। अगर इसको सॉल्व करना हो, एक सॉल्यूशन क्या आ सकता है, जैसे कैंसिल हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 इक्वल टू R2। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों को मुझे इक्वल करना हो तो Q1 डैश को मैं 0 कर दूं, है ना? तो ये दोनों 0 0 हो गए। दो पॉसिबिलिटी है, कौन सा सही है कौन सा गलत? इसकी दो पॉसिबिलिटी आती है अगर इक्वल हुआ। बोलो, R1 इक्वल टू R2 हो सकता है, एक अंदर एक बार हो ही नहीं सकता है, तो इधर R1 और R2 तो हो ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? ये वाला Q1 डैश क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो Q1 डैश 0 हुआ, दूसरा चार्ज कंजर्वेशन है ना, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बताओ Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 डैश अपना 0 आ गया, तो Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। लिख लिया क्या ये? इसका मतलब देखो, विजुअलाइज करो, क्या Q1 डैश 0 हो गया, इसका मतलब अंदर चार्ज क्या हो गया, 0, बाहर चार्ज क्या आ गया, Q1 प्लस Q2। तो ऐसे वाले केस में ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट ट्रिक हो तो क्या होता है, कनेक्शन के बाद एक तरह की ट्रिक है, अंदर जितना भी चार्ज होता है सारा बाहर आ जाता है, अंदर कोई चार्ज बचता ही नहीं, कोई पोटेंशियल 0 करना होता है, ठीक है, कैंसिल करना होता है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, क्या अंदर चार्ज 0 आ जाएगा, सारा कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या होगा देखो, इन दिस केस all the charges reside outside after connection. All the charges reside outside after connection. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो वजह से ड्रॉ किया है, देखो एक ये बाहर वाला शेल है, दो अंदर वाले शेल, उस पे चार्ज मैंने Q1 दिया है, माइनस Q2, बाहर वाले को प्लस Q3 दिया, ठीक है, और अभी ऐसे वायर कनेक्ट कर रखे हैं स्विच ओपन, अब मैं क्लोज कर दूं तो इधर भी क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो ऐसा टाइप है, क्या ध्यान रखना है, तो क्या होगा, कनेक्शन के बाद क्या होगा, मैंने वायर क्लोज कर दी, क्या होगा आंसर। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह ये स्टेटमेंट लिखा उसको फॉलो कर सकते हो, बोलो क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट लिखा उसको फॉलो करो, क्या होगा, सारा चार्ज बाहर आ गया, मतलब बोल 0, ये भी 0, बाहर कितना, जितना भी है सब बाहर आ गया, बोल Q3 ऑलरेडी था, प्लस Q1 माइनस डायरेक्ट सॉल्व, डायरेक्ट बाहर, ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसा हो तो ये
ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो चुका है, मतलब अगर एनसीईआरटी फॉलो करे तो 1.5 चैप्टर अपना हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या दूसरा नया चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटी। ठीक है, और मुझसे ट्राई करूंगा ये मंथ एंड तक वो भी हो जाएगा, वो बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, कैपेसिटेंस हो जाएगा, मतलब ये अप्रैल एंड तक ट्राई करूंगा कि अपने पहले 2 चैप्टर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये पहला चैप्टर बड़ा है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी किया है। ठीक है, काफी कुछ एक्स्ट्रा किया, ये कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो करना क्या है जरूरी है। ये मॉड्यूल के आप ऑब्वियसली सारे प्रॉब्लम्स ही कर सकते हो, पर ये A1 A2 में टिक करवा देता हूँ जो अपने बच्चे हैं। ठीक है, एटलीस्ट सबको ऑटो खत्म करना ही है। ठीक है, इसमें ये डाइपोल वाला एक करवा दिया था ना, ये DPP 7 निकालो, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 पे। ठीक है, DPP 7 जो है कौन सी कंडक्टर वाली है। ठीक है, तो इसमें जो टिक करवा रहा हूँ, ठीक है, वही करना है। पहला जो है उसको इसमें ना क्या कहते हैं, बोर्ड लेवल से। ठीक है, पहला जो है वो A2 कर लो, A2, दूसरा वाला भी A2। ठीक है, फिफ्थ वाला जो है वो A1 कर दो, फिफ्थ वाला क्या है A1। ठीक है, सिक्स जो है उसको A2 कर दो, सिक्स वाला A2। बाद में 8 क्वेश्चन जो है उसको A1 कर दो। ठीक है ना, ये कर सकते हो, और जिसका जितना हो जाए उसके बाद ऐसे MCQ भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, PYQ भी है, तो स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। ठीक है, और ऐसा नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,